नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी एक व्यूअर है नेहा सिंह। उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी है कि आप प्लीज़ अचार पे कोई वीडियो बनाइए। तो मैं उनका क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने। दीदी, जनरली प्रेगनेंसी या पीरियड में स्पाइसी खाना खाने की क्रेविंग बहुत होती है। जैसा कि सब मना करते हैं कि अचार नहीं खाना चाहिए, हेल्दी नहीं होता, तो क्या कम से कम एक अचार की फाँक तो खा सकते हैं ऑन डेली बेसिस। दी, आप प्लीज इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाइए। अचार की फाँक वर्ड यूज कीजिए दीदी आप वीडियो में फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग अवर वीडियो लेंथी बनाएं। आयुर्वेद के हिसाब से कौन सा अचार हेल्दी है और एक दिन में हमें कितनी अचार की फाँकें खानी चाहिए, किस तरह अचार की फाँक खानी चाहिए, इसका सही तरीका प्लीज हो सके तो डेमो भी दीजिए ताकि पता चले कि आयुर्वेद में सही क्या है। अचार की फाँक खाने के फायदे और नुकसान क्या है, क्या कफ वालों को नुकसान करता है। मैंने ये भी सुना है कि पुराना अचार, आम और नींबू कोई भी जितना हो उतना गट के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। आयुर्वेद का इस पर क्या ओपिनियन है, और क्या ये भी सही है कि पुराने आम का अचार बालों में लगाए रखने से बाल काले होते हैं और मजबूत भी, ये कहाँ तक सही है। दी, आप वीडियो में अचार की फाँक वर्ड जरूर यूज कीजिए, हर टाइम ये यूज कीजिए ताकि सभी को आसानी से समझ में आए एंड वीडियो हेल्पफुल रहे। ओके निशा जी, मैं वीडियो आपके लिए स्टार्ट करती हूँ और ये वीडियो बाकी लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा है खाने की, जो हमारे यहाँ का पाक शास्त्र है, उसमें अचार का बहुत महत्व है। अचार बनाने की शुरुआत कैसी हुई, अचार में कौन कौन सा सामान डाला जाता है और अचारों में जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं उन इंग्रेडिएंट का क्या हमारे शरीर को फायदा होता है और किस वजह से जो अचार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे खाने के अंदर। जो ये अचार है ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये अचार की अलग अलग तरह की फॉर्म पाई जाती है। तो हम सिर्फ भारत की बात करेंगे क्योंकि हम भारत में रहते हैं और जो हमारा मेन खाना है वो भारतीय ही होना चाहिए, क्योंकि जिस कंट्री में जो इंसान रहता है उस कंट्री में, उस इलाके में, उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के आसपास पैदा होने वाले फल, अनाज और सब्जियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं, ना कि हम दूर दराज की जगहों से सामान मंगाएं और उन्हें कंज्यूम करें। हमेशा कुदरत ने, माँ प्रकृति ने हमें जो चीज़ें हमारे ज़रूरत की हैं वो हमारे लिए यही पैदा कर दी है हमारे आसपास के एरिया में। लेकिन इंसान तो इंसान है, उसको तो जो भूख है वो बहुत विशाल है। जो चीज़ आज हमारे पास हो रही है उसको डी वैल्यू करके दूर दराज के जगहों से मंगाएंगे, विदेशों से भी मंगाएंगे, फिर उन्हें कंज्यूम करेंगे। वो हमें इतना बेनिफिट नहीं करती जितना हमें हमारे आसपास, हमारे लोकल में पैदा होने वाली फल, सब्जियां, अनाज या और भी जो चीजें आसपास पैदा हो रही है वो हमें जो बेनिफिट देंगी वो दूर दराज के इलाकों में पैदा हुई नहीं करेंगी। अब हम इस बात को समझेंगे कि जो अचार हैं उनको बनाने के पीछे क्या कंसेप्ट रहा होगा। आज का जो टाइम है उस टाइम पे तो हमें 12 मास हमें हर फल, हर सब्जियां मार्केट में मौजूद मिलती हैं। लेकिन जो पुराना समय था उस समय पे क्या होता था कि जो आज की सब्जियां हैं, अगर अभी विंटर चल रहा है तो जो विंटर की सब्जियां हैं वो आपको समर्स में नहीं मिलती थी, और जो समर्स की सब्जियां वो आपको विंटर में नहीं मिलती थी। बाकी जो ऑटम और स्प्रिंग सीजन के फल वगैरह होते थे वो सिर्फ अपने ही सीजन पे मिलते थे, अपने ही सीजन पे खाए जाते थे। आजकल तो लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कौन सा फल हम सर्दी में खाएं, कौन सा फल हम गर्मी में खाएं, कौन सी सब्जियां गर्मी की हैं, कौन सी सब्जियां सर्दी की हैं। आप सपोज करो पालक को ही ले लो, पालक बहुत गर्म सब्जी होता है और इसको सिर्फ सर्दियों में खाना चाहिए। लेकिन मैं मार्केट में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पूरे 12 मास के 12 मास वहां पर पालक रखा होता है। तो लोगों को जब 12 मास चीजें उपलब्ध है उन्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सी हमें चीज विंटर में खानी है और कौन सी हमें समर्स में। और बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको हम बरसातों के मौसम में नहीं खा सकते, लेकिन अगर वो आपके सामने रखी हैं और आपको नहीं है इस बात की नॉलेज कि हम इस मौसम में ये सब्जी खा सकते हैं कि नहीं,
आप उन सब्जियों को अपने घर पे लेके आओगे, और क्योंकि बरसात का जो मौसम होता है उसमें बैक्टीरिया पनपने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, बरसातों के मौसम में हमारे यहाँ बीमारियों का घर बन जाता है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, पहले मौसम के हिसाब से चीज़ें खाई जाती थी, पहले मौसम के हिसाब से चीज़ें खाई जाती थी। और अगर हम बेमौसम उन चीज़ों को खा रहे हैं तो उनके स्वरूप को बदल दिया जाता था। जैसे कि कैरी, कच्चा आम, अगर कच्चे आम की हम बात करें, जो कच्चा आम होता है वो बहुत ठंडा होता है, क्योंकि जो कच्चे आम की कैरी का जो शरबत बनाया जाता था वो हमें गर्मियों में ठंडक देने के लिए बहुत ही उपयोगी होता था। और जो पका हुआ आम है उसकी जो तासीर होती है वो गर्म हो जाती है, इतनी भी ज़्यादा गर्म नहीं होती। लेकिन आजकल जो मसालों में मसाले जो कि केमिकल होते हैं, उनको आम बोलचाल की भाषा में मसाले बोल दिया जाता है, तो मसाले लगाकर जो आम पकाए जाते हैं उनकी तासीर वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है। तो उदाहरण के तौर पे मैं आम के बारे में आपको बताऊंगी। जो आम है, कच्चे आम का अचार जब डलता था तो उसकी जो तासीर थी ठंडी थी। अब उस आम के अचार को बनाने के लिए जो हमारी दादियाँ, नानियाँ और परंपरागत रूप से जो बहुत बहुत पीढ़ियों से चली आ रही हैं चीज़ें, उनमें क्या होता था कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, वैसे तो आजकल पता नहीं क्या क्या ही डाल देते हैं कि ये भी डाल लो वो भी डाल लो, जो मेन इंग्रेडिएंट डलते थे शीरो को प्यार चाहिए मम्मा से। बगैर किसी विघ्न बाधा के अगर मैं वीडियो बना लूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये मेरा बेटा है शीरो, इसका नाम है। ये जरा देर में आता ढूंढता ढूंढता, मम्मी कहाँ हो आप, मुझे पहले थोड़ा सा प्यार करो उसके बाद आप ये सब करना। चलिए खैर, कहाँ थी मैं? हाँ, तो अभी जो मसाले हैं उसमें पता नहीं क्या कुछ भी डाले जा रहे हैं। पहले मसालों में क्या डलता था, सिर्फ नमक, हल्दी, मिर्च और मेथी, कलौंजी, ये होता था, और सौंफ होती थी। तो जो आम की फांक है, ये आम की फांके, अचार की फांके हैं वो, क्योंकि कैरी ठंडी है, कच्चा आम बिल्कुल ठंडा है। अब अगर इनको सर्दियों में हम खाएंगे अचार को तो हमें तो वो नुकसान करेगा। लेकिन जो हमारा परंपरागत ज्ञान है पाक शास्त्र का, जो चलता आ रहा है पीढ़ियों दर पीढ़ियों, वो ये कहता है कि अगर आप सर्दियों में आम का अचार खाओगे तो आपको ठंड ना लग जाए, इसके लिए हम इनमें वो चीजें डाल देंगे जिनको खाने से आपको सर्दी नहीं लगेगी। आम के इस अचार की जो तासीर है वो गर्म हो जाएगी और फिर आप बिंदास कभी भी खाइए। तो मेथी जो ये डाली जाती है अचार में, ये बहुत उष्ण प्रकृति की होती है। ये हमारे शरीर में वात को कंट्रोल करेगी और कफ को कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर कोई पित्त प्रकृति वाला है तो ये उसको ज्यादा खाने से नुकसान कर जाएगा। बहुत कम ले, और वो भी कभी कभार। बाकी के जो अचार है, जैसे कि नींबू का अचार हुआ, जो नींबू है वो भी गर्मियों की ही फसल होती थी, अब तो 12 मासी आ रहा है। तो नींबू को पूरे साल यूज करने के लिए जब उसका अचार डाला जाता था, अजवाइन यूज करी जाती थी, काला नमक यूज किया जाता था। दो बहुत मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। जो नींबू है, अगर उसको काले नमक के साथ खाया जाता है तो ये हमारा जो जठराग्नि है उसको बहुत तीव्र करता है। जिन लोगों को भूख कम लगती है, जिन लोगों को खाने में स्वाद कम आता है, अगर वो खाने के साथ इसका यूज करते हैं तो ये उनके लिए बहुत फायदे का होता है। साथ में जो अजवाइन होती है वो भी आपकी बहुत गर्म तासीर की होती है। ये वात को और आपके कफ को कंट्रोल करती है। पित्त प्रकृति वालों को, सभी को ही जो अचार है कोई सा भी बहुत कम खाना है, क्योंकि सभी में ही गर्म चीजें पड़ी होती हैं। इसी तरह से मिर्च के अचार हुए, मिर्च का अचार होता है, उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है सरसों या राई। उनको कूट के थोड़ा दड़दड़ा उसमें मिक्स करके नमक वगैरह और भी चीजें डाल के रख दिया जाता है। सरसों का तेल जरूर डालते हैं इनमें। तो क्या होता है, जो सरसों है वो हमारे गट के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये हमारे आमाशय में गुड बैक्टीरिया को बढ़ा के हमारे खाने को जल्दी पचने में मदद करेगी। और अगर हमारा खाना जल्दी पचता है, प्रॉपर तरीके से पचता है, तो जो पाचक रस है वो भी बहुत अच्छे से बनेगी, और जो हमारे शरीर की 7 धातुएं हैं वो भी अच्छे से बनेगी। और जो 7 धातुएं अच्छे से बनेगी तो हमारा शरीर बहुत अच्छे तरीके से चलेगा।
तो इस तरह से जो अचार हैं, जो परंपरागत रूप है इनके बनाने का, अगर आप अचार यूज करते हैं तो परंपरागत रूप से बने हुए अचारों को ही आपको यूज करना है। आजकल क्या होता है, जो मार्केट में अचार मिल रहे हैं बने बनाए, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, क्योंकि उनको अपना मार्जिन और प्रॉफिट रखना होता है। ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट को देखते हुए सरसों का तेल यूज ना करके पाम ऑयल यूज करती है, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप अचार यूज कर रहे हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो परंपरागत रूप से घरों में अचार बनाया जाता है, आप सिर्फ और सिर्फ वो यूज करेंगे। बाजार के अचार पे आप इतना भरोसा नहीं कर सकते। जो बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये है कि हमारे भारतवर्ष में जो गेहूं का यूज है वो अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए हैं उस वक्त से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले यहाँ पर मोटे अनाज का यूज होता था, बाजरा, मकई, ज्वार, रागी वगैरह। ये जो मोटे अनाज थे ये उष्ण होते थे तासीर में। अब जो ये मोटे अनाज होते थे ये बड़े रूखे रूखे होते थे। आप कभी मकई की, बाजरे की या ज्वार की इनकी रोटियां बना के अगर देखोगे तो आप फील करोगे कि ये बहुत ज्यादा रूखी रूखी होती हैं। भारतवर्ष के जिस हिस्से में हम रहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ रोटी पे घी लगा के खाने का चलन है। तो जब हम रोटियों पे घी लगाते हैं तो जो गेहूं की रोटी है उसमें अगर आधा चम्मच घी लग रहा है तो उतनी ही साइज की अगर बाजरे की, मकई की, रागी की और ज्वार की अगर रोटी है तो उसमें 2 चम्मच आपका घी लगेगा। उनमें रूखापन ज्यादा है। तो क्या होता था, जब हमारे पुराने लोग मोटे अनाज की रोटी खाते थे तो उनके अंदर का रूखापन बढ़ जाता था, और जब रूखापन बढ़ता था तो हमारे शरीर के अंदर वायु बढ़ती थी। वायु जब बढ़ती है हमारे शरीर के अंदर तो क्या होता है, हमारा शरीर उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा कफ क्रिएट करने लगता है। तो वात कफज रोग पनपते थे उस वक्त। तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते थे, इन रोटियों के साथ अचार खाया जाता था, क्योंकि अचार में जो मेथी डलती है, जो कलौंजी डलती है, सरसों का तेल या तिल का तेल डाला जाता है या मूंगफली का तेल डालते थे। जो तेल है उनमें चिकनापन होता था, और इनके साथ जो ये मसाले, जिनको एक तरह से औषधियां कह सकते हैं, मेथी हुई, अजवाइन हुई, आपकी कलौंजी हुई और बाकी सारी अजवाइन वगैरह, इन सब की तासीर गर्म होती थी। इन सब औषधियों का, इन सब मसालों का जो मेन गुणधर्म है वो है वात को और कफ को कंट्रोल करना। तो परंपरा क्या रही है, जैसे कि मैंने खुद गांव में देखा है, मैं गांव में पली बड़ी हूँ। सुबह लोग उठते थे और खेतों में जाने से पहले जब वो नाश्ता करते थे तो खाने में उनके होती थी नमक की रोटी, छाछ और अचार की फाक। ये उनके लिए संपूर्ण भोजन होता था। ये खाने के बाद वो जी तोड़ मेहनत करते थे खेतों में। कई बार मैंने देखा है, अगर किसानों को बहुत ज्यादा टाइम खेत में काम करना पड़ता है तो घर से जो उनका खाना जाता था वो भी उसी तरह का होता था। रोटियां होती थी, अचार होता था, प्याज होती थी एक, और गुड़ की डली होती थी और छाछ होती थी। ये बहुत ताकत देने वाला अपने आप में एकदम संपूर्ण भोजन होता था उनके लिए। उसके बाद फिर वो घंटों मेहनत करते थे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो फावड़े से और हल चला रहे हैं या बहुत मेहनत के काम वो दिन भर कर रहे हैं। ये खाने के बाद भी उनके शरीर में पूरी एनर्जी बनी रहती थी। अपने आप में बिल्कुल संपूर्ण भोजन होता था। शाम के टाइम पर जब वो खाना खाते थे आकर तो उसमें वो सब्जी यूज कर लिया करते थे, और रात को सोने से पहले दूध जरूर लेते थे वो लोग। अब जैसा कि इन्होंने, नेहा सिंह ने पूछा है कि पीरियड्स में या जब प्रेगनेंसी होती है तो हमारी बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है खाने की, और घर वाले मना करते हैं कि नहीं खाएं ज्यादा अचार। तो क्या होता है, जिस वक्त पीरियड्स में, प्रेगनेंसी में हमारे हार्मोन्स बहुत ज्यादा उथल पुथल हुए रहते हैं और हम सैडनेस फील करते हैं, वो सैडनेस दूर करने के लिए जो हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है कि हमें चटपटी चीजें खानी है, कुछ चटनी, कुछ चटपटा, कुछ तीखा तीखा, क्योंकि बिल्कुल रूटीन से हटके थोड़ा तीखा अगर खाया जाता है तो हमारे ब्रेन को बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है, और जो हमारा इमोशनल इम्बैलेंस है थोड़ा, उसको वो कूल डाउन करने में बहुत मददगार साबित होता है। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी में और पीरियड्स में अचार खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। किसी भी अति में अगर आप पड़ोगे तो आप अपना नुकसान कर लोगे। आपको 1 या 2 अचार की फाक खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप
लेकिन अगर आप सोचो कि कटोरी भर के आप बस अचार खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, वो गलत बात है, उससे आपको नुकसान होगा। पहले कंसेप्ट ये था कि रोटी अचार या रोटी सब्जी, रोटी सब्जी अचार तो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन में होता था कि कुछ ज़्यादा ही फीकी फीकी सब्जी है तो तब थोड़ा अचार ले लो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लोगों को ज़्यादा नमक, ज़्यादा तीखा तीखा खाने की हर वक्त ही आदत हो गई है, खाना भी बहुत ज़्यादा तीखा बनाने लगे हैं लोग, और जो अचार है साथ में वो भी तीखा है, बस रोटी ले रहे हैं, तीखा तीखा अचार भी है, तीखी तीखी सब्जियां भी, सब खाए जा रहे हैं, सब खाए जा रहे हैं। हमारी बॉडी बिल्कुल इम्बैलेंस हो चुकी है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस मौसम में क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। पहले जो लोग होते थे बड़ा संतुलित भोजन करते थे, खाने में वो उनके मैक्सिमम 3-4 मसाले होते थे, नमक, हल्दी, मिर्च और ज़्यादा से ज़्यादा धनिया। जो गरम मसाला है वो बहुत बहुत कम यूज किया जाता था। लेकिन आजकल क्या हर चीज में मसाले चल रही है जी, इतना ज्यादा एडवर्टाइजिंग होने लगी है कि जी ये मसाले खाओगे तो आपकी सब्जी ऐसी बन जाएगी, वो मसाले खाओगे तो आपकी सब्जी ऐसी बन जाएगी, और इतने ज्यादा मसाले खा खा कर बॉडी इतनी ज्यादा इम्बैलेंस हो गई है कि बच्चों को सब्जियां अच्छी नहीं लग रही है। पहले बिल्कुल सिंपल साधारण सब्जी बनती थी, फिर भी बच्चे बड़े रेगुलर खाते थे, भूख भी खुल के लगती थी। आजकल इतना सारा तामझाम कर रहे हैं, इतने सारे मसाले डाल रहे हैं, फिर भी भूख का कहीं आता पता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भूख ही नहीं लगती, बस जबरदस्ती टाइम हो गया चलो खाना खा लो। बच्चों के साथ भी हो रहा है, खींच खींच के जबरदस्ती उनके मुंह में रोटियां डाली जाती हैं, तब वो बेचारे खाना खा रहे हैं। तो हमारा जो खाना है वो सब उलट पुलट हो गया है। जितना ज्यादा हम इन मसालों को नियंत्रित रूप से अपने भोजन में शामिल करेंगे उतना ही ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। हमेशा, हर वक्त, हर दिन, तीनों टाइम ये सब खाने के नहीं होती हैं, हम एक्सेस में सारी चीजें लिए जा रहे हैं। तो अचार भी हमें बिल्कुल संतुलित मात्रा में खाना है। अब इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि ये प्रोबायोटिक होते हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, अचार कोई भी हो, हमारे आमाशय में, हमारे बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया उनकी वृद्धि करते हैं, तो उससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और खाने के डाइजेशन में ही हमारा पूरा स्वास्थ्य टिका है। तो अचार खाना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अचार भी खाना ठीक नहीं है। इनका एक और क्वेश्चन था कि अगर हम बालों में ये तेल लगा के रखते हैं तो बाल हमारे काले होते हैं और मजबूत होते हैं। तो मैंने वैसे पहली बार सुना है, पर लॉजिक लगा के देखो, क्योंकि इन तेल में क्या होता है, मेथी पड़ी होती है, कलौंजी पड़ी होती है। तो जो मेथी और कलौंजी है ये दोनों ही बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर मेथी का तेल हम यूज करते हैं तो ये बालों को बहुत अच्छी नरिशमेंट देता है, कलौंजी भी बहुत अच्छा नरिशमेंट देती है, और ऊपर से तेल तो खैर माशाल्लाह है ही बहुत गजब की चीज। तो मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। पता नहीं इन्होंने कहाँ से सुना है, पर ये मुझे सही लगा है। नेहा जी, आपकी इस बात में बिल्कुल दम है और मुझे ये बात बिल्कुल लॉजिकल लग रही है। हालांकि मैंने पहली बार सुनी है ये, पर आई एग्री। चलते चलते मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि किन लोगों के लिए अचार खाना फायदे की चीज है और किन लोगों को अचार खाने से नुकसान होगा। अगर आपकी जो प्रकृति है वो वात है और कफ है या वात कफज है, तो आप अचार खा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अचार नहीं खाना है आपको। अचार की फाक अगर आपने 1 या 2 ले ली, ये भी आपके लिए काफ़ी रहेंगी। लेकिन अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो अचार खाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर आपका अचार खाने का मन ही है तो बहुत कम अचार लेना है आपको, 1 फाक, आधी फाक लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए, और दिन में कई बार नहीं लेनी है। अगर रेयर केस में आपको लेनी पड़े तो ही लीजिए, वरना तो नहीं, क्योंकि पित्त प्रकृति के लोगों के अंदर वैसे ही इतनी गर्मी होती है, ये ऊपर से खाएंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ नेहा जी आपको और जो मेरे बाकी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल बटन जरूर दबाना। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।